हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं हम सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सबकी टीयर 2 की तैयारी चल रही होगी, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। तो यहाँ पे अभी 2 सेशन हो चुके हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है। आज थर्ड सेशन है। कोशिश करेंगे आज थोड़ा जल्दी जल्दी करें। पहले 2 लेक्चर्स थोड़े से लंबे हो गए थे, ठीक। तो कवर तो डिटेल में ही करेंगे, ठीक है। अच्छे से कवर करेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ताकि अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ पूछ ली जाए तो वो आपको पता हो। एक क्वेश्चन में हम 3-4 कंसेप्ट ऐसे कवर कर लेंगे उसी से रिलेटेड, ताकि अगर कुछ और हट के इसी को ही पूछ ले किसी और वे में तो आपको चीज़ें पता हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रिंट सेटिंग में यूज होता है टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस इन एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 में वो पूछ रहा है प्रिंट सेटिंग होती है। आप कभी भी अगर आपने, जैसे आप काम करते हैं वर्ड पे, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का, या आप साइबर कैफे जाते हैं, आप वर्ड पे काम करते हैं, आपको प्रिंट करना होता है। वर्ड पे हो, पीडीएफ हो, किसी को भी आपको प्रिंट करना होता है। तो आप एक तो शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो Ctrl+P यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शॉर्टकट की में आ जाता है कि कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो Ctrl और P को जब आप प्रेस करोगे तो प्रिंट जो विंडो है वो खुल के आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, प्रिंट सेटिंग में जब आप जाओगे तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज को या कुछ स्पेसिफिक पेजेस को, जैसे मैं चाहती हूँ कि 1, 3, 5, 7 ऐसे प्रिंट हो, ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, या मैं कहती हूँ 1 से 5 तक प्रिंट हो, उसके बाद मुझे प्रिंट नहीं करवाने पेज, मुझे सिर्फ 1 से 5 करवाने। तो ऐसी स्पेसिफिक पेजेस अगर आपको प्रिंट करवाने हैं तो आप कस्टम प्रिंट का ऑप्शन होता है, उस पर आप अगर क्लिक करोगे और स्पेसिफाई कर दोगे कि ये पेज मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करवाने हैं, इतने ऐसे ऐसे प्रिंट करवाने हैं, तो वो एमएस वर्ड 365 की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट सिलेक्शन करंट पेज में तो करंट पेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सभी पेजेस में सभी पेज प्रिंट हो जाएंगे। सिलेक्शन में आप एक विंडो ले लेते हो कि यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने ये वाला किस बताया था कि आप यहाँ से यहाँ तक का वो फिर सारे ही प्रिंट करेगा। लाइक वो एक विंडो लेगा, उसके बाद जितनी आप दोगे कि 1 से 5, 1 से 10, वो उतने प्रिंट कर देगा। अगर प्रिंट ऑप्शन की बात करूं तो अगर आप फाइल पे जाओगे तो फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन भी मिलेगा। Ctrl+P मैंने शॉर्टकट की आपको बताई थी, ठीक है। देखो प्रिंट ऑल पेजेस अभी जो हमने देखा, ठीक। प्रिंट सिलेक्शन, करंट पेज प्रिंट करना है या एक रेंज जो है वो कस्टमाइज करके प्रिंट करना है, सभी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या करता है, जो सबकी लिस्ट रखता है, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बाकी कंपोनेंट्स हो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो ये जो करता है ये कौन सा, लाइक इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसके लिए? ये करता है बेसिकली कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में अगर आपने देखा हो कभी ये काम करना, कभी क्या, अभी वीडियो देखते देखते भी आप कर सकते हो, ठीक है। अपना लैपटॉप खोलोगे, कंप्यूटर खोलोगे, तो जो सर्च बार होता है, जैसे मान लो ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है, इस पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे सर्च बार होगा, ठीक। उस सर्च बार में आप कंट्रोल पैनल लिखना, ठीक है। कंट्रोल पैनल ऐसे खुल के आ जाएगा, जैसे ये इमेज शो की गई है, ये कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा। अब देखो इस कंट्रोल पैनल में सिस्टम सिक्योरिटीज भी हैं, नेटवर्क, इंटरनेट, या आपको जैसे वाईफाई कनेक्ट करना होता है, हार्डवेयर का भी है। अभी क्वेश्चन में क्या था कि जिसमें सब कुछ हो, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो और यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशंस हो कंप्यूटर सिस्टम की, तो सभी है। प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो इसमें सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जितने भी आपने इंस्टॉल्ड किए होंगे वो सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। हार्डवेयर में, हार्डवेयर एंड साउंड में उससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। क्लॉक है, ठीक है। अकाउंट के बारे में अगर, ठीक, पासवर्ड चेंज करना है तो सब कुछ चीज़ें हो जाती है कंट्रोल पैनल से, ठीक। तो रेदर देन जस्ट रिसाइटिंग, बस सिर्फ याद रख लेने से, चीज़ों को रट लेने से
कई बार चीज़ें थोड़े टाइम तक याद रहती हैं, फिर आप भूल जाते हैं। तो कंट्रोल पैनल एक बार जाके चेक करना, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अगर कोई चेक नहीं करना चाहता तो उसके लिए ये इमेज मैं उसी के लिए लाई हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल है जिसमें देखो सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, और ये PYSP है, ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, ये PYSP का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कि अगर पूछ ले कि जिसमें सारी चीज़ हो, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, यूटिलिटी कॉन्फ़िगर कंप्यूटर सिस्टम हो, तो वो क्या है, वो चीज़ है कंट्रोल पैनल। ए बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है MS Excel 365 के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर आप MS Excel 365 को खोलोगे तो इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन होगा जो अगर एक वैल्यू, अगर कॉलम A है, ठीक है, और रो 10 है, उसमें अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है या फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अगर हम कॉलम A पे जाएंगे और रो 10 पे जाएंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो करेक्ट होगा, करेक्टली शो होगा, ठीक है। ये होगा C ऑप्शन। देखो A10 ऐसे करके लिखा आता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। 365 में भी नहीं, बाकियों में भी ऐसे ही आता है। देखो यहाँ पे मैंने A जो था वो कॉलम सेलेक्ट किया था आपके लिए, और जो रो सेलेक्ट की थी मैंने वो 10th रो सेलेक्ट की थी। जब मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा तो ऊपर जो बार है जिसमें सब आ जाते हैं फंक्शंस फॉर्मूला, तो वहाँ पे A10 आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे मान लो 3, 4, 6, 9, ठीक है, 12, 15, 18 और 19 और 20, कुछ वैल्यू मैंने ऐसे दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस रो में फंक्शन लगाऊं, इक्वल टू, फंक्शन कैसे लगता है, इक्वल टू सम का फंक्शन, SUM सम, ठीक। वो सेलेक्ट करेगा A1 से कहाँ तक सेलेक्ट करेगा, A9 तक, ठीक है। और A10 में क्या लगा देगा, सम का फंक्शन। तो जो ये है ना इक्वल टू सम A1 to A9, वो यहाँ लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लगाती हूँ, अभी मैंने सम का फंक्शन आपको बताया है कि अगर मैं सम का फंक्शन लगाती हूँ तो यहाँ पे तो सम की भी वैल्यू आ जाएगी, जितना भी इसका सम होगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखी आ जाएगी। पर यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो कभी भी रो है, कोई भी रो है, मान लो आपसे पूछ लेता है C5, तो C and 5, सिंपल। अगर सम की जगह प्रोडक्ट का फंक्शन भी होता तो भी ऐसे ही लिखा जाता, इक्वल टू प्रोडक्ट, और उसके बाद जितनी भी रो है वो सिलेक्ट कर ली जाती है। जब आप रो सिलेक्ट करते हो तो ऐसे ही रेंज लिखती है, A1 से A9 या A11 से A19, कुछ भी, A5 से A10, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है। और कहाँ पे लिख के आता है, यहाँ ऊपर लिख के आ जाता है, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया। जैसे अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने बस एक कॉलम और रो सेलेक्ट की थी 10th, तो वही लिख के आ गया। तो करेक्ट आंसर आपने देखा कि इसका C होगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें पूछता है। आज उसने सिर्फ A10 पूछ लिया, कल को पूछ सकता था कि ऐसे आप सम का जो लिखा भी हुआ था, जो उसने मेंशन भी किया हुआ था, अगर वो स्पेसिफाई कर दे, अगर आप सम का फंक्शन लगा रहे हो तो क्या लिखा हुआ आएगा, या प्रोडक्ट का फंक्शन लगा रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको पता होनी चाहिए कि किस वे में लिखते हैं, ठीक है, किस वे में लिखा जाता है। तो कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बार उसको खोल के तो देखो, वर्ड को खोल के देखो, उसके ऑप्शंस चेक करो, उतने में ही आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। एक्सेल खोल के देखो, उसमें देखो, पावर पॉइंट खोल के देखो, उसमें देखो, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी होंगी कि आपको आती होंगी, आपको पता होगा, ठीक है, बट आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो सब चीज़ों से फेमिलियर आप अच्छे से हो जाओ, इसीलिए मैं यहाँ पे इमेजेस लेके आती हूँ, ठीक है, इसीलिए इमेजेस ऐड करती हूँ, ताकि आप अच्छे से सभी चीज़ों से, सभी ऑप्शन से बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाओ और आप गलत ना करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिल डैश डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम कस्टमर्स मशीन टू सर्वर। अब क्या बोल रहा है, इससे पहले एक क्वेश्चन लिया था हमने, आई थिंक डाउनलोडिंग का क्वेश्चन लिया था अभी, पर यहाँ डाउनलोडिंग की बात नहीं हो रही। डाउनलोडिंग, अच्छा होता क्या है, डाउनलोडिंग होता है जब आप सर्वर पे से, ठीक है, ये सर्वर है,
आप सर्वर पे कोई फाइल पड़ी है, आपने उस फाइल, आपको वो फाइल चाहिए, कहाँ पे चाहिए, अपने कंप्यूटर में चाहिए, ठीक है। मैं माई कंप्यूटर नहीं लिखती, मैं सिर्फ कंप्यूटर लिख देती हूँ, ठीक है। आपको अपने कंप्यूटर पे चाहिए या आपको अपने आप पीसी कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। तो आपको अपने कंप्यूटर पे चाहिए, आप उस फाइल पे गए, जो भी मान लो कोई वेबसाइट है या मेल आपने खोली है, वहाँ से आप उसको आपको डाउनलोड आप कर रहे हो बेसिकली। तो होता क्या है, सर्वर से जब फाइल आपके कंप्यूटर में आ जाती है तो वो हो जाता है डाउनलोड, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्रांसफर करना डेटा को, ठीक है। जब आप सर्वर से डेटा ट्रांसफर करके कंप्यूटर में आ रहे हो तब तो डाउनलोड कहला रहा है, ठीक है, तब तो क्या कहला रहा है, डाउनलोड। और जब आप क्या कर रहे हो, कस्टमर मशीन से सर्वर पर ले जा रहे हो डेटा को, अब ये उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कस्टमर मशीन से, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, जो कस्टमर की मशीन में है, जो आपका पीसी है, ठीक है, उससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और डेटा ट्रांसफर होके जा कहाँ रहा है, डेटा ट्रांसफर होके जा रहा है सर्वर पर। कहाँ जा रहा है, सर्वर पर। तो ये क्या होता है, ये होता है अपलोडिंग, ठीक। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अपलोडिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपलोडिंग में कई बार डिपेंड करता है साइज पे, ठीक है, कि आपने कोई भी फाइल ली, अगर मान लो आप उसको मेल ही कर रहे हो तो मेल करने के लिए आपको उसको अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद वो मेल सेंड होती है, ठीक है। तो फाइल मान लो साइज ज़्यादा है, जीमेल का भी एक स्पेसिफिक है कि आप 25, आई थिंक 25 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते, ठीक है, 25 MB से ज़्यादा, फिर आपको उसके ड्राइव पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा की फाइल है तो चली तो जाती है पर ड्राइव पे अपलोड होके जाती है। तो इसी तरह टाइम जस्ट होता है कि कुछ समय अगर फाइल छोटी है, कम जीबी, कम MBs में है या KBs में है तो जल्दी अपलोड हो जाती है, और नहीं अगर बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है। इतना ही होता है, आप कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। सिंपली है कि आप रिमोट डेटा फाइल ट्रांसफ़र हो रही है लोकल डिवाइस से, कहाँ पे, रिमोट सर्वर्स पे, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली अपलोडिंग। ये जब भी यूज़र शेयर करना चाहता है, कोई फ़ोटो हो गई, वीडियो हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी डिजिटल कंटेंट हो गया, तो वो आप अपलोड करके शेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों में फ़र्क समझ में आया। अपलोड करना मीन्स आप जो अपने सिस्टम से सर्वर पे जा रहे हो, ठीक है, शॉर्ट में बात करें, और डाउनलोड मीन्स आप सर्वर से अपने सिस्टम पे कोई फाइल लेके आ रहे हो, डेटा कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी प्रीवियस ईयर ही था, ठीक है, SSC ने पूछा हुआ है ये, ठीक। आगे चलें, देखो शेडिंग ऑप्शन MS अभी क्या कर रहा है ना, SSC जितने भी काफ़ी क्वेश्चंस जो भी पूछे हैं वो MS 365 से ही पूछा है, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, ठीक है। तो उस पर अच्छे से फोकस करना, उसकी चीज़ें अच्छे से देख के जाना, ठीक है। तो अभी क्या क्वेश्चन है, जो शेडिंग ऑप्शन है किस में, MS वर्ड 365 में, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो बेसिकली होता है चेंज करने के लिए कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट का क्या मतलब हो गया, जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको चेंज करने के लिए हम शेडिंग के ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली। आप बॉर्डर एंड जब भी आप वर्ड खोलोगे तो यहाँ साइड में कहीं बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। जब आप वो ऑप्शन क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा, बॉर्डर्स आएगा, पेज बॉर्डर आएगा और फिर शेडिंग आएगा। शेडिंग में आप कोई भी सेलेक्टेड पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू पैराग्राफ, कोई भी आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप उसको स्टाइल या कलर जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। बेसिकली ये क्यों किया जाता है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई वर्ड फाइल है, आपको कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ पे एम्फसाइज करना है, ठीक है। एम्फसाइज मीन्स उसको लाइक हाईलाइट करना है, कि आपको चाहिए कि लोग जब डॉक्यूमेंट पढ़ें तो उनकी नज़र इस पैराग्राफ पे या इस लाइन पे या इस जगह पे ज़्यादा जाए। तो उसके लिए हम बेसिकली कलर शेडिंग ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड में उसको कलर कर देते हैं उस पैराग्राफ को, ठीक है। समझ में आ रही है, ये देख लो अच्छे से। शेडिंग का जो आता है, विंडो खुल के आती है, वो ऐसी आती है, ठीक है ना। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? किसका एग्जाम्पल नहीं है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल नहीं है। अगर बात करूं आउटलुक की, तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, बहुत पुराना है आउटलुक, और बेसिकली स्टार्ट ही मेल पर्पस के लिए हुआ था। देखो ये है, अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से अभी आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। वही साइन इन का ऑप्शन, आप साइन इन करके इंटरफेस आ जाएगा मेल का, आप मेल कर सकते हैं, ठीक। और कौन सा ऑप्शन में है? तो यानी कि आउटलुक तो करेक्ट है। जीमेल, बहुत लोग, लाइक जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आई थिंक कि उनमें से सारे ही लोग या 90% से ज़्यादा लोग जीमेल यूज़ करते होंगे। तो जीमेल तो हमारे फ़ोन में भी होता है, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए जीमेल, जब तक मेल आईडी नहीं होती तब तक आगे आप, चाहे आपका प्ले स्टोर हो या कुछ भी हो, आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। बेसिकली आप एक मेल आईडी बनाते ही बनाते हो। तो जीमेल तो सबकी होगी, ठीक। येंडेक्स, ये भी एक ईमेल प्रोवाइडर है। देखो ये लगाया है मैंने यहाँ पे इसकी इमेज, ठीक है, yandex.com। तो यहाँ पे भी मेल का ऑप्शन आता है, ये भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसा इंटरफेस है इसका, ठीक। यू कैन चेक एज वेल, आप नेट पे डालेंगे yandex.com या फिर yandex लॉगिन करके, तो आपको एक इंटरफेस ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो इनमें से अभी जितने भी ऑप्शन देखे तीनों ही थे, क्या थे तीनों? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दैट इज ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। सी आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आया समझ में? अच्छा, याहू भी होता है, अगर कभी याहू पूछ ले तो याहू भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। पहले बहुत लोग यूज़ करते थे, आउटलुक भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो मैंने भी यूज़ किया हुआ है याहू, ठीक है। तो ये सारे, अगर कभी भी याहू का भी पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? देखो ये इंडेक्स है जैसे मैंने दिखाया, और ये आउटलुक का इंटरफेस है, माइक्रोसॉफ्ट के अंडर है ये, माइक्रोसॉफ्ट ने मर्ज कर लिया था, तो अभी ये ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जल्दी जल्दी में कभी ऐसा मत करना, इतनी भी जल्दी मत करना किसी चीज़ की कि आप क्वेश्चन, अब यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है और बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको करेक्ट पढ़ के, मतलब जल्दी जल्दी में गलती से करेक्ट पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर आते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है, इस शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। कई बार नॉट करेक्ट भी लिखा होता है, तो वो चीज़ रीडिंग जो होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। रीड करते टाइम आप गलत ना पढ़ो जल्दी जल्दी में, ये बात का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखें, इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ट्रोजन लुक लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अब ये ट्रोजन क्या है? क्या ये बात यहाँ पे हो रही है ट्रोजन हॉर्स की, ठीक है। ये है क्या? ये एक मालवेयर है। अब मालवेयर क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। बहुत तरह के मालवेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बात हो रही है ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स वो कह रहा है कि एक लेजिटिमेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जब आपको आपके सिस्टम पे या आपके फ़ोन में कैसे भी ट्रोजन हॉर्स आएगा, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ मालिशियस कंटेंट हो सकता है, इसमें कुछ गलत कंटेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब ये हमारे सिस्टम को हार्म कर सकता है, ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो लेजिटिमेट लगेगा, ठीक है। इलेजिटिमेट नहीं लगेगा, लेजिटिमेट लगेगा और आप उसको डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल है, ऑब्वियस आपको कोई शक ही नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है ए, वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखें, सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर्स टू गिव मालिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम। हाँ, क्योंकि देखो आगे से वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर बैकडोर जाएगा तभी तो ही कैन एक्सेस, लाइक जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर पाएगा ट्रोजन। तो ट्रोजन क्रिएट कर सकता है बैकडोर्स ताकि वो मैलिशियस एक्सेस ले सके सिस्टम का, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड देखें,
थर्ड है ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल। ट्रोजन खुद को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, ठीक, क्योंकि अभी तक यही है। बाकी एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट होता है कॉपी बनाना, ठीक है, मतलब 1 से 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बन गई, वो भी ऐसे भी मालवेयर्स आते हैं। बट ट्रोजन की जो हम अभी बात कर रहे हैं ये नहीं सेल्फ रेप्लिकेट करता, नहीं कॉपीज बनाता ये, ठीक है। अगर डी ऑप्शन पढ़ें तो ट्रोजन स्प्रेड होता है थ्रू इंटरेक्शंस सच एज ओपनिंग एन ईमेल। हाँ, अगर मान लो अटैच कोई ईमेल है, मान लो आपको कोई अटैचमेंट भेजी है, किसी ने कोई फाइल भेजी है, ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल फाइल है, आप डाउनलोड करोगे, वैसे ही जो ट्रोजन है वो आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ईमेल अटैचमेंट्स में या डाउनलोडिंग्स में आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, मान लो ट्रोजन उसमें है, ठीक है, मेलिशियस कंटेंट है, तो आप डाउनलोड करते हो तब भी, या फिर आप कोई फाइल एग्जीक्यूट करते हो इंटरनेट से, ठीक है, कुछ भी ऑपरेट करते हो नेट पे और उसमें कुछ ट्रोजन्स हैं, ठीक है, और उसमें ट्रोजन है और आप डाउनलोड कर लो, तब भी उन सभी केसेस में ट्रोजन हॉर्स जो है, जो मालवेयर है, वो आपके सिस्टम में आ जाता है। यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर होगा सी होगा, क्योंकि सी कंटेन्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी ऑप्शन में है, ठीक है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट जो कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद सीपीयू, उसे क्या कहते हैं? सीपीयू से जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है वो होती है हमारी मेन मेमोरी, रैम रोम, ठीक है। कौन सी होती है? मेन मेमोरी होती है, यानी कि जो सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेक्ट आंसर है? सी आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ, डायरेक्टली सीपीयू के साथ। सिर्फ आप कह सकते हैं मेन मेमोरी कम्युनिकेट करती है। मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह देते हैं, वो मेमोरी यूनिट डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है। ये बेसिकली स्टोर करती है डेटा जो अभी प्रोसेस होना है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू है, सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस उसको आगे एग्जीक्यूट करनी है, वो इंस्ट्रक्शंस भी कंटेन करती है। जब एक प्रोग्राम या फिर कोई भी एप्लीकेशन ओपन होती है तो मेन मेमोरी में लोड होती है, ठीक है, इट इज लोडेड टू मेन मेमोरी, और सीपीयू भी एक्सेस कर सकता है क्विक और इफेक्टिव वे में अगर चीज़ें मेन मेमोरी में होती हैं तो, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछे कि सीपीयू और किसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है या डायरेक्टली कौन कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ, तो वो उसका आंसर होगा मेन मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंस्ट्रक्शन है नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, होता क्या है ना, रजिस्टर्स मैंने पहले भी जो सेशन लिए हैं उसमें किसी एक सेशन में बताया हुआ है रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट थोड़े टाइम बाद होनी होती है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि पहले जो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर होता है उसमें, यानी कि पहली बात तो डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिसको ये डी नहीं लग रहा है उसके लिए ये वाला डी बना दिया, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर इसका आंसर है। क्यों आंसर है वो बताते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में क्या होता है ना, बेसिकली रजिस्टर्स का सेट होता है, और रजिस्टर्स में क्या होता है, डेटा या इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप कह सकते हो, वो स्टोर होती है, ठीक है। जब वो स्टोर हो जाती है उसमें, अभी मान लो सीपीयू मेन मेमोरी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी उस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। जब उसने देखा सारी चीज़ें, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं सब अब उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सुटेबल है, तभी क्या करता है, आईबीआर जो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर होता है वो फिर इंस्ट्रक्शंस को भेज देता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सीपीयू रिसीव करता है नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से और स्टोर कर देता है उसको आईबीआर में, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर होल्ड करता है उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और जब भी उसको लगता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है, तभी वो जैसे ही एक बार सीपीयू कंप्लीट कर देता है करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, जैसे ही वो करता है सीपीयू, उसके बाद वो क्या कर देता है, उसमें डाल देता है एंड उसके बाद दोबारा से एक इंफॉर्मेशन, एक इंस्ट्रक्शन उठा के आईबीआर इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में डाल लेगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझा देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। मान लो कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन है कि आपको फलाना चीज़ फीड करनी है, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन है, अब क्या हो रही है, सीपीयू है, आईबीआर है, आईबीआर में कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, सीपीयू ऑलरेडी किसी इंस्ट्रक्शन को मैं I2 कर देती हूँ इसको, ठीक है, ये I3 हो गई, इंस्ट्रक्शन 3 हो गई, 1 ऑलरेडी मान लो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, I1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। मान लो ये प्रोसेस में है, ये इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो प्रोसेस में है सीपीयू में। अब क्या करेगा, आईबीआर जो है ना वो इस थर्ड इंस्ट्रक्शन को अपने पास रोक के रखेगा, ताकि जैसे ही सीपीयू इस I2 को मतलब कंप्लीट कर ले, ठीक है, I2 को कंप्लीट कर ले, इंस्ट्रक्शन 2 को प्रोसेस कर दे, वैसे ही क्या करेगा आईबीआर सीपीयू में इंस्ट्रक्शन 3 डाल देगा, ठीक है। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन 3 सीपीयू में डालेगा, वो अपने पास कौन सी इंस्ट्रक्शन ले लेगा, फिर वो नेक्स्ट ले लेगा, उससे फोर्थ ले लेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। आई होप जिसको पहले ना समझ में आया हो उसको अब इसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया लगा हूँ, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज के सेशन में हमने कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन लेके आएंगे। होपफुली आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।